खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शिलांग में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जो निराशा के गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं और कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। लेकिन देश का कोना कोना कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब मैं मेघालय के बारे में सोचता हूं तो मैं प्रतिभाशाली लोगों, जीवंत परंपराओं के बारे में सोचता हूं, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भी सोचता हूं। मेघालय के हर कोने में रचनात्मकता, भारत सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मेघालय इसमें अपना मजबूत योगदान भी दे रहा है। हम इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं और राज्य के लिए काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा से पहले शिलांग में रोड शो भी किया और कहा कि मेघालय के लोग चैंपियन हैं। आज जिस प्रकार से शानदार और जानदार रोड शो आपने किया है, आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद, मैं आपके इस कर्ज को जरूर चुकाऊंगा। आपके इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय का विकास करके चुकाऊंगा। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, मैं आपको भी इसे कर्ज को जरूर चुकाऊंगा। और इस प्यार का कर्ज, ये आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय के विकास करके चुकाऊंगा। आप सबका कल्याण के कामों को गति देकर के चुकाऊंगा। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। युवा हो, बुजुर्ग हो, मैं देख रहा हूं इस बार यहां के रोड शो की गूंज, इसकी तस्वीरों ने देश के कोने कोने में आपका संदेश पहुंचा दिया है। मेघालय में चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है। हिल्स हो या प्लेन, गांव हो या शहर, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी, मेघालय और नागालैंड में भी देने वाली। भाइयों बहनों, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, व्यापारी हो या फिर सरकारी कर्मचारी, किसान हो या फिर मजदूर, सभी एक सुर में कह रहे हैं, मेघालय मांगे बीजेपी सरकार, मेघालय मांगे, मेघालय मांगे, मेघालय मांगे। पुलिस ने आतंकी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। रामबन के गूल में अब्दुल मजीद लोन की संपत्ति को सील कर दिया गया है। इसके अलावा गूल मार्केट में 2 और संपत्तियों को सीज किया गया है। 2 संपत्तियां फारूक अहमद और शाहदीन नाम के व्यक्तियों की है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते का दूसरा साल पूरा होने पर जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में
रहने वाले लोग खुश हैं। इन लोगों का कहना है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौते के लागू होने से उन्हें राहत मिली है, क्योंकि अब गोलीबारी बंद होने से वो बिना किसी डर के अपना दैनिक कार्य यानी जीवनचर्या कर पा रहे हैं। बारामूला जिले से लेकर कश्मीर क्षेत्र के बांडीपुरा और कुपवाड़ा जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौते का जो ये नियम है ये जारी रहे, ताकि लोग शांतिपूर्ण वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जानते हैं कि सीज फायर वायलेशन के आज 2 साल मुकम्मल होने को हैं। आज हम उड़ी के गरकोट इलाके में आए हैं, जहां पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। जो पिछली बार पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग होती थी, बॉर्डर शेलिंग होती थी, फायर होता था या बड़े शेल फायर किए जाते थे वहाँ से, तो जानो माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि कितने खुश हैं वो, और वो क्या चाहते हैं कि आइंदा ऐसा ही माहौल रहना चाहिए। इससे पहले वो अपना जो है काम काज जो है नहीं कर पाते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, बड़ी परेशानी होती थी। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि कितने खुश हैं वो, क्योंकि आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं फायरबंदी के। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि कहाँ से रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, और कितने खुश हैं आज आप। शुक्रिया जनाब, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक बलोट है। मैं इस गरकोट गांव का रहने वाला हूं। हम इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि गवर्नमेंट ने जब से ये फायर वायलेशन बंद किया है, उसके बाद हमारे बच्चे अच्छी तरह से स्कूल जा रहे हैं। हमारे नौजवान कोई मजदूरी के लिए, खेती बाड़ी के लिए इधर उधर जाते हैं तो अच्छी तरह से जा रहे हैं। बुज़ुर्ग भी घर में अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर कर रहे हैं। वरना पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती थी तो बच्चों को भी कैद करना पड़ता था, बुज़ुर्गों को भी कैद करना पड़ता था, नौजवान भी कैद ही रहते थे। अगर कोई बेचारा मजदूरी के लिए अपनी पेट के कमाई के लिए जाता था तो या तो नुकसान में रहता था, अगर नुकसान में नहीं रहता था तो शायद घर वापस नहीं आ सकता था, घर वाले भी परेशान रहते थे। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट का कि जब से इन्होंने ये फायरबंदी बंद की है तो हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है सर, अच्छी तरह से गुजर। तो आप चाहते हैं कि खुशी का माहौल रहना चाहिए आपस में दोनों मुल्कों के दरमियान, ताकि जो लोग हैं इस पार या उस पार वो चैन सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी, हम अपनी गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं। वैसे तो हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो आपस में क्या करें क्या ना करें, लेकिन हम अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से अपील करते हैं और इस बात पर बड़े खुश हैं कि इन्होंने फायर वायलेशन बंद किया। उसके बाद हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी। हम अपील करते हैं कि आगे भी ये काम इसी तरह रहे सर, बंद रहे फायर बंद, तो हम लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकें सर। इसके लिए हम अपनी गवर्नमेंट के आज़ाद शुक्रगुजार हैं सर। ये बताइए कि चूँकि फायरबंदी के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं आज, क्या है आपके दिल में, एक सुकून सा है? अभी कहाँ, अभी तो सुकून है नहीं। यहाँ लोग पहाड़ों में रहते हैं, देखो पीछे कितना पहाड़ है, उस साइड कितना पहाड़ है। यहाँ तो गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी लोगों को नहीं दे रही है, कोई तरक्की नहीं दे रही है। यहाँ तो रास्ते जैसे पड़े वहीं पड़े, पावर का देखो तार टंगाई है, पावर 2 घंटे की कटौती लगाई, पावर प्रोजेक्ट हमारे हैं। और पावर प्रोजेक्ट के बजाय हमें पावर 5 किलोमीटर फ्री होने के मुताबिक 900 रुपया बिल आ रही है, 717 आई 900 आई। आप देखो इस पहाड़ में लोग कहाँ से पैसा लेंगे और कहाँ से डिस्पोज करेंगे, कहाँ से पावर की बिल भरेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। तो आप समझते हैं कि फायरबंदी से चूँकि माहौल ठीक है यहाँ पे, और सरकार से आप यही मुतालबा कर रहे हैं कि तरक्की भी होनी चाहिए इन इलाकों में? हाँ, तरक्की होनी चाहिए ज़्यादा। अभी तो लोगों को फायर का भी खौफ ही दिल में रहता है, कभी अटैक हो सकता है, उसमें कोई लोगों को खौफ ज़्यादा ही है मतलब। लेकिन तरक्की गाँव में नहीं गवर्नमेंट कर रही है, फैसिलिटी नहीं कर रही है, मुझे क्यों नहीं समझ आ रही। तो नाज़रीन, इन लोगों का यही कहना है कि चूँकि 2 साल मुकम्मल हो गए, ये काफ़ी खुश हैं, अपना कामकाज कर सकते हैं, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ये भी अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने फैमिली को पालते हैं। लेकिन इनका ये भी गवर्नमेंट से कहना है कि डिमांड है कि इन इलाकों की तरक्की भी होनी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीमें हैं वो इन दूर दराज इलाकों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान से अपने गिरबान में झांकने के लिए कहा है। भारतीय राजनयिक प्रतीक माथुर ने कहा कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में है और वो निडर होकर ऐसा करता है। पाकिस्तान को अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। प्रतीक माथुर ने पाकिस्तान के उकसावे को अफसोसनाक करार दिया।
Mr. President, I am taking the floor today to say that India chooses this time not to respond to Pakistan's mischievous provocations. Our advice to the delegate of Pakistan is to refer to our numerous rights of reply that we have exercised in the past. Pakistan has only to look at itself and its own track record as a state that harbors and provides safe havens to terrorists and does so with impunity. Such uncalled for provocation is particularly regrettable and certainly misplaced at a time when, after 2 days of intense discussions, we have all agreed that the path of peace can be the only path forward to resolve conflict and discord. डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोग पहले से ही आर्थिक तनाव में हैं, इसलिए अधिक कर वसूलना उचित नहीं है। गुलाम नबी आजाद के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति अच्छी है, आतंकवाद अब तक के निम्न स्तर पर मौजूद है। आजाद ने कहा कि ये समय अधिक विकास करने का है। गुलाम नबी आजाद ने जोर देकर कहा कि रोशनी स्कीम निर्वाचित सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है और एलजी सरकार को इसे खत्म करने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए उन्हें अपने आदेश को वापस लेना चाहिए। बुलडोजर के मामले में तो मेरी अकेली पार्टी थी जिसने 60 जगह एजिटेशन किया पूरी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कई तहसीलों में पे भी, और बाकी लोगों ने तो स्टेटमेंट दिए, लेकिन हमने सड़कों पे एजिटेशन की। अल्लाह का फजल है वो रुक गया। मेरे कहने का बुनियादी मकसद है कि 9 सालों से इस स्टेट में इलेक्शन नहीं हुए और कई बरसों से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए और जो चुनी हुई सरकारें हैं वो फैसला करें। बदकिस्मती है कि चुनी हुई सरकारों के असम्बलियों में भी जो कानून बने हैं, जैसे मेरे वक़्त में रोशनी का कानून बना, वो मैंने घर में बैठ के नहीं बनाया, वो लॉ डिपार्टमेंट ने वेट किया, सब ने, कैबिनेट ने वेट किया, फिर असम्बली में बहस हुई। कोलिशन गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट में कई पार्टियाँ थी, अपोजिशन पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी ने भी वोट दिया, तो एक कानून बना। एक दफ़ा पार्लियामेंट और असम्बली में कानून बने, उसको कोई गवर्नर या कोई ऐसे हटा नहीं सकता। अब हटाया तो उसका नतीजा ये निकला कि 70% लोग कश्मीर के और जम्मू सूबा के, हिंदू हों, मुसलमान हों, देहात वाले हों, शहर हों, उसकी जद में आ गए। ठीक इम्प्लीमेंटेशन में तो हर जगह चोरी होती है। मैं ये नहीं कहता कि रोशनी स्कीम 100% इम्प्लीमेंट होगी। कौन सी स्कीम है हिंदुस्तान में और दुनिया में जो 100% ठीक तरह से लोग उसको, क्योंकि इम्प्लीमेंट कैबिनेट नहीं करती है, इम्प्लीमेंट चीफ मिनिस्टर नहीं करता है, असम्बली नहीं करती है, उसमें अलग लेवल से पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक अलग अलग, और कहीं न कहीं चोरियां होती हैं और चोरियों के लिए अलग अलग कमीशन बने हैं, विजिलेंस बने हैं, अदालतें बनी हैं। अगर किसी फर्द ने, किसी इंसान ने, किसी ऑफिसर ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है या रिश्वत लेके, पैसे लेकर या अपने लिए, उसके खिलाफ तो अदालतें और कोर्ट और विजिलेंस खुला है। अब 70 साल वाले को भी अगर बोर्ड लगेगा कि हमने रोशनी में अपने नाम करा दी थी, तो हर घर की मैं हज़ारों कहानियाँ हिंदू और मुसलमानों की सुनी, लेकिन हुक्मरानों ने आज के बैठ के कमरे में फैसला किया, जी इसमें गड़बड़ हुआ है, कैंसिल करो। 2 आदमियों ने ज़मीन खाई है। 2 आदमी तो हमेशा गड़बड़ करते हैं, 10% आदमी तो हमेशा हर जगह गड़बड़ करते हैं, उनको फांसी दे दो ना। अब उसमें 90% को आप क्यों ख़त्म कर रहे हो? इसी तरह से ये टैक्स लगाना इस गवर्नमेंट का हक कोई नहीं है। ये टैक्स लगाना इलेक्टेड गवर्नमेंट का। गवर्नर रूल कांग्रेस के वक़्त में हो, बीजेपी के वक़्त में हो, दूसरे वक़्त में हो, ये काम चलाऊ होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता है। उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो उसको, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आज हो, उसके लिए भी नामुमकिन है इतने टैक्सेस लगाना। मेरी गवर्नमेंट भी अगर आज बनेगी तो मैं भी 10 दफ़ा सोचूंगा कि हाँ, टैक्स मुझे सड़कों के लिए चाहें, हॉस्पिटल के लिए चाहें, स्कूल के लिए चाहें, लेकिन
कितना टैक्स लगाऊं कि लोग जो उसको बर्दाश्त कर सकें। एक स्टेट जम्मू कश्मीर 33 वर्षों से जूझ रही है, झेल रही है मिलिटेंसी को। हमारे 1 लाख से नौजवान बच्चे मारे गए हैं स्टेट के इस मिलिटेंसी के दौरान। हजारों हमारी बहनें बेटियां वो बेवा हो गई हैं। बेकारी और बेरोजगारी अपने उरूज पे है। जितनी हिंदुस्तान में बेकारी और बेरोजगारी उससे 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि बाहर की दुनिया में, बाहर के स्टेटों में बिजनेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ कुछ नहीं है। पहले हमारे यहाँ डेवलपमेंटल कोई वर्क नहीं हो रहा। डेवलपमेंट वर्क 4 बिल्डिंगें नहीं होती, यहाँ सड़क खोदना नहीं है। माशी हालत हमारी बदतरीन है। डेवलपमेंट काम हो कि गाँवों से लेकर हर मजदूर को काम मिले, सड़कों का काम हो, स्कूलों का काम हो, हॉस्पिटल्स का काम हो, बिल्डिंगों का काम हो, हर आदमी पढ़े लिखे को काम मिले। टूरिज्म 5, 6, 7 साल स्टेबल हो जाए, हमारा हॉर्टिकल्चर स्टेबल हो जाए, हमारा स्टेबलाइज हो जाए, हमारा जो हमारी हैंडीक्राफ्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का दारोमदार है वो स्टेबलाइज हो जाए। अभी ये तमाम चीज़ें जिन पर हमारी मैशत, जिन पे हमारी इकानमी निर्भर रहती है, वह है टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, हॉर्टिकल्चर और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन। गाँव की हो, शहरों की हो, उनमें कंस्ट्रक्शन हो। आगे बढ़ेंगे। खबर श्रीनगर के बाहरी इलाके की है, जहां के रावलपुरा और आसपास के इलाकों में तेंदुओं की मौजूदगी से निवासियों में दहशत फैल गई है। कल शाम को रावलपुरा में एक तेंदुआ देखा गया और 2 दिन पहले भी पास के वेनेबल में 2 तेंदुए देखे गए थे। वन्य जीव अधिकारियों ने जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और जनता से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि एहतियाती उपाय करने को हम कह रहे हैं। वन्य जीव विभाग ने लोगों से कहा कि शाम के समय बच्चों को इधर उधर ना घूमने दें। सर उधर एक गली में आया था और बहुत शोर वगैरह हो रहा था और हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हम लोग यहीं पे रहते हैं और इसी में रात भर सोए हैं, रात को बाहर भी नहीं निकले हैं और यहाँ पे एक जाल भी लगाया हुआ है और अभी तक तो कोई ये नहीं है। यहाँ पे तो बहुत सारा खौफ है। अभी 2-3 दिन से यही चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया। कल ऑलमोस्ट लगभग 10:30 के करीब जो आप ये वाला प्लेन देख रहे हो ना, अच्छा, जो आगे जा रहा है वहाँ पे था लगभग 10:30 के करीब, रात को 10:30। उससे पहले भी एक बंदे ने देखा था। तो एक उन्होंने लेन ई के पास देखा था। अच्छा अच्छा, लगभग तब 9:30 थे। लैपट वो वारे कॉलनी मज अलमदार कॉलनी मज बे सरसरी कॉलनी मज तक वुक तो मे वो पान क्या हेक वो पान तो पत गई वनकस बहरान कह नबरी नेरनस। मस्जिद करे कुलुप, मस्जिद करे कुलुप, सुबह नीरान फजर नमाज कहीं मस्जिद मज बांग चे गसान 2 मस्जिद कहीं ये थी। श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में कल तेंदुआ देखा गया। इससे पहले भी यहाँ 2 तेंदुए देखे गए। हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं रावलपुरा में। आपको दिखाना चाहेंगे कि रास्ता क्या हो सकता है तेंदुए का। ये जो इलाका है ये रावलपुरा की जे लेन का पिछला इलाका है, यानी इसके बैकयार्ड में जो इलाका है यहाँ पे काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे तेंदुआ आराम से दिन में रह सकता है। ऐसी इमारत भी हैं, हमारे इस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, ऐसी इमारत भी हैं जो खाली हैं या ज़ेर तामीर हैं। वाइल्ड लाइफ का जो महकमा है वो पिछले 3 दिन से यहाँ पे मुतहरिक है। ये सिर्फ रावलपुरा में नहीं, रावलपुरा से लेकर पिरबाग और हैदरपुरा इस इलाके में तेंदुआ इससे पहले भी देखा गया है। पिछले कुछ सालों से इस इलाके में तेंदुआ मुतवातिर आता रहा है और रास्ता एयरपोर्ट से होते हुए आता है। एयरपोर्ट के आसपास जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है वहाँ पे ऐसी झाड़ियाँ हैं, पिछले कई सालों से वहाँ पे झाड़ियाँ उगाई हैं और जो झाड़ियाँ हैं वही झाड़ियाँ इस लेपर्ड का, इस तेंदुए का मस्कन रही है। वहाँ पिछले तकरीबन 7 साल से अफजाइश नस्ल भी करता है और बाद में कुत्तों की तलाश में अपनी जो फेवरेट ग़िज़ा है इसकी, इस ग़िज़ा की तलाश में तेंदुआ इन इलाकों में, इन रिहायशी इलाकों में आता है। वाइल्ड लाइफ महकमे ने कई जगह जाल लगाए हैं और कोशिश की ये जा रही है कि तेंदुए को जो यहाँ पे है एक
या दो तो देखे गए हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हूं। जो वाइल्ड लाइफ महकमे से लोग वाबस्ता है वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि मादा तेंदुआ हो और उसके साथ में बच्चे 2 हों या 1 हो। अभी तक ये साफ नहीं है, लेकिन 2 तेंदुए सीसीटीवी फुटेज में आए हैं। कल एक तेंदुआ यहाँ पे लोगों ने देखा है। इस इलाके में खौफ व हरास जरूर है, लोगों को खौफ है कि हो सकता है उन्हें परेशानी हो, और सुबह और शाम में वाइल्ड लाइफ महकमे ने यहाँ लोगों को हिदायत दी है कि वो बच्चों को अपने करीब रखें और बाहर ऐसी जगह पे ना जाने दें जहाँ पे तेंदुआ उनको अपना शिकार बना सकता है। पिछले कई सालों में यहाँ पे तेंदुए के हमलों में काफ़ी इजाफा हुआ है। बडगाम इलाके में 2021 में भी एक बच्ची पहले शिकार बनी, उसके बाद सोईबुग में उसी साल सितंबर में एक और बच्चा तेंदुए का शिकार बना। पिछले साल बारामूला कुपवाड़ा में कई बच्चे तेंदुए के हमलों में मारे गए हैं। और तेंदुए के बारे में ये मशहूर है कि ये रिहायशी इलाकों के नज़दीक रह सकता है। इसकी एक टेंडेंसी होती है कि ये आराम से, अगर थोड़ी सी भी कहीं झाड़ियाँ हों या कोई ऐसा मकान हो जहाँ पे लोग नहीं रह रहे हों या ज़ेर तामीर है, वहाँ पे तेंदुआ दिन भर रह सकता है और शाम को शिकार की तलाश में निकलता है। ऐसे में आम लोगों से यही कहा जा रहा है कि वो बच्चों को सुबह और शाम के औकात में बाहर ना जाने दें। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाइल्ड लाइफ महकमे के जो अहलकार हैं वो कल रात को भी यहाँ थे। कई जगह पे यहाँ पे ट्रैप्स लगाए गए हैं ताकि इस तेंदुए को पकड़ा जा सके। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और अब कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से। बिलासपुर के बलोह गांव में हादसे के बाद सतलुज नदी के बहाव में बहे 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एसपी बिलासपुर दिवाकर शर्मा भी मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि 23 फरवरी की सुबह बलोह गांव में बोलेरो कार रेलिंग तोड़कर सतलुज नदी में गिर गई थी। कई घंटे बाद गुरुवार रात में बोलेरो बरामद कर ली गई, मगर अब तक उसमें सवार 2 लोगों का पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। हादसे में लापता लोग माल्यावार गांव के रहने वाले हैं। हादसा यहां निर्माणाधीन 4 लेन पर टोल प्लाजा के पास हुआ। बताया जा रहा है कि माल्यावार गांव के रहने वाले 30 साल के आशीष राणा और 25 साल के राजेश सुबह कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी और नदी की धार तेज होने के चलते वो कार सहित बह गए। नदी में काफी दूर तक तलाशी के बाद भी अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरें देखिए तफसील के साथ। अपना हिमाचल, नमस्कार।